10 में बताओ कहां तक करवाया? RL सर्किट, ठीक है, RL सर्किट। आज RL सर्किट स्टार्ट करना है या RC हो गया पहले? नहीं, R सर्किट हो गया, R हो गया और L हो गया और C भी हो गया, तीनों हो गया ना, ये R हो गया, L हो गया, C हो गया। पहले RL आएगा, फिर RC, फिर RLC। RL सर्किट है, ठीक है। चलो देखो, RL सर्किट है, ठीक है। RL सर्किट देखो क्या होता है, R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन है, उनके बीच में आपने कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं RL सर्किट, ठीक है। जैसे आपके पास ये R है, ये हो गया L, इसके बीच में यहां पे आपने कोई वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? RL सर्किट, ठीक है। करंट फ्लो रहा है I, ये R, ये L, इसके ऊपर वोल्टेज मैंने मान लिया V0R, इस पे V0L, V0L, V0R की जगह आप VL और VR भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि V0R हो, यहां पे आप VR मान सकते हो, यहां पे VL मान सकते हो, ठीक है। अब देखो एक मिनट, जब आपके पास सर्किट में खाली R हो और इस R में करंट I फ्लो रहा हो, तो आप इसके ऊपर वोल्टेज कितना लिखोगे? V इक्वल टू IR, या नहीं पता? ये तो पता होगा, V इक्वल टू IR, V0 इक्वल टू I0R, और V0R मैंने कर दिया, इसका मतलब ये वोल्टेज R का है। V0R इस बात को डिनोट करता है कि ये वोल्टेज जो है ये R का है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर्किट के अंदर सपोज करो L आ गया, करंट फ्लो रहा है इसमें I, इसका वोल्टेज VL या मैंने मान लिया V0L, ठीक है। तो इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा? VL इक्वल टू IR, इसका R कितना होता है? XL, क्यों? इसका R कितना होता है? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इसमें एक R की तरह बिहेव करता है। करवाया हुआ मेरा ये, अब याद नहीं है वो मैं क्या करूं, सीधी सी बात है। अगर सर्किट में खाली C हो, करंट फ्लो रहा है इसमें I, वोल्टेज V0C, V इक्वल टू IR, तो V0C इक्वल टू IR, I0 XC, ठीक है। ये XC क्या होता है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो AC को रोकता है, वो होता है XC। L आ गया I0 XL, R आ गया I0 R या IR, ठीक है। चलो ठीक है। अब टोटल वोल्टेज कितना हो गया सर्किट का? टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2, V0R प्लस V0L। इसको मैं कंबाइंड करता हूं तो ये V0RL बन जाएगा। V की वैल्यू तो V0RL कितना हो गया? V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया इसका रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ RL सर्किट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, दिक्कत है तो भी कोई इलाज नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, इतना आप करके आओगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, जब आपके सर्किट में केवल R था तो V और I के बीच में फेज एंगल कितना? 0 डिग्री।
जब सर्किट में केवल L था तो V और I के बीच में फेज एंगल कितना, -π/2। L में करंट है वो लटक जाता है नीचे, ठीक है, ये था। इसका मतलब RL सर्किट में आपका जो करंट है उसमें फेज एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से -π/2 तक चेंज होगा, ठीक है। मतलब मैं थीटा को 0 से -π/2 तक मान सकता हूं, ठीक है। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टी माइनस थीटा। थीटा का मतलब करंट है वो RL में लटक गया, कितना, 0 से -π/2 के बीच में या 0 से π/2 के बीच में। माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब भाई इसका इंपीडेंस निकालना है आपको। इंपीडेंस Z, इंपीडेंस का मतलब होता है RL सर्किट का रेजिस्टेंस, RL सर्किट का रेजिस्टेंस वो आपको निकालना है इसमें, ठीक है। चलो, इंपीडेंस निकालने के लिए आपको और V0R और V0L जो है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो R का जो वोल्टेज है वो है VR या V0R, L का V0L या VL, ठीक है। इसमें फेज एंगल होता है 0, इसमें करंट पीछे होता है, करंट पीछे होता है लेकिन वोल्टेज आगे होता है। इसका मतलब V0L है वो आगे हो जाएगा, V0L आगे हो जाएगा और V0R क्या हो जाएगा, पीछे। मतलब अब यहां पे जो भी ग्राफ बनेगी वो वोल्टेज के बीच में बनेगी, करंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, करंट का इसमें रोल नहीं है। अब वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनेगी। चलो, V0R और V0L के बीच में फेज एंगल कितना, π/2, ठीक है। मतलब V0L क्या हो जाएगा, पीछे, क्यों, क्योंकि V0L में करंट क्या था, आगे, तो V0L क्या हो जाएगा, पीछे, या नहीं होगा, सॉरी, करंट पीछे था तो V0L क्या हो जाएगा, आगे। आगे करके इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करो, ये मैंने V0L को आगे कर दिया, मतलब V0R और V0L के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये हो गया एंगल। क्यों, क्लियर। अच्छा, रिजल्टेंट जो एंगल है वो कितना है, थीटा, जो 0 से π/2 के बीच में होता है, ये रहा आपका रिजल्टेंट एंगल। V0RL जो वोल्टेज है उसमें एंगल रहेगा थीटा, रिजल्टेंट एंगल हो गया थीटा, जो 0 से π/2 के बीच में है। क्लियर यहां तक भी। देखो एक मिनट, जब अपने पास केवल R था तब तो जो फेज एंगल होगा वो होगा V और I के बीच में, केवल L था तो V और L के बीच में। लेकिन अब RL का कॉम्बिनेशन आ गया, तो कॉम्बिनेशन आ गया इसका मतलब अब I का रोल नहीं है। अब यहाँ पे वोल्टेज के बीच में आपको सिस्टम है वो बनाना है, ठीक है। तो वोल्टेज के बीच में सिस्टम बनाने के लिए देखो, R के अंदर जो वोल्टेज है वो होता है 0 डिग्री फेज एंगल पे, और इसमें वोल्टेज वो होता है π/2 फेज एंगल पे। इसका मतलब RL का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में आ गया। इसका मतलब V0L और V0R के बीच में जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें तो 0 डिग्री, इसमें π/2, तो V0L V0R से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। लेकिन रिजल्टेंट एंगल कितना है, थीटा, जो पाई से लेके 0 तक चेंज होता है, या 0 से पाई तक चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, लेकिन V0L में वैल्यू कितनी है, π/2, और R में कितनी है, 0। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 0 से π/2 के बीच में, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। वोल्टेज के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, और जो रिजल्टेंट एंगल है वो होगा 0 से π/2, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे है V0RL। आपको V0RL की वैल्यू निकालनी है, V0RL की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दिया। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि V0R और V0L है, इसको एंगल की फॉर्म में दिखाओ,
कि वास्तव में इनके बीच में π/2 एंगल है या नहीं। तो एंगल की फॉर्म में दिखाने के लिए आपको पता है कि V0L आगे होता है, इसको आगे कर दिया, ठीक है। V0R में एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, बीच में हो गया इनका रिजल्टेंट, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक था एक, ठीक है। उससे इसका रिजोल्यूशन करेंगे। V0L V0R ये जो साइड है क्या हो जाएगी, V0L ये क्या हो जाएगा V0R। अब ये एंगल काम में मतलब ट्राइंगल काम में लेंगे, कोई सा भी एक ट्राइंगल काम में ले लो, ओबीसी काम में ले लिया। बताओ इसमें H स्क्वायर इज इक्वल टू H क्या है ओसी V0RL इज इक्वल टू P क्यों V0L की वैल्यू और V0R की वैल्यू I0R या IR, सीधी सी बात है। यहां वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा क्यों I0 R स्क्वायर प्लस I0 XL स्क्वायर। बताओ क्यों XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करो या R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर करो, एक ही बात है। I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √I0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ठीक है। अब आपको लग रहा है कि V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये जो R है इसको बोलते हैं Z, जो RL सर्किट में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। RL सर्किट में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसको क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। ये होता है RL सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है। C में इसको पलट के नीचे कर देंगे, इसको पकड़ा नीचे किया, V0L की जगह V0C, XL की जगह XC हो जाएगा C का, ठीक है। अब Z क्या हो गया इसका इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब RL सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसमें एक नंबर तो ये इम्पीडेंस हो गया, 2 नंबर फेज डायग्राम। इसका फेज डायग्राम कौन सा आएगा L वाला, फेज डायग्राम कौन सा आएगा L वाला, तो L वाला बनाओ। अब L का याद नहीं है, ये V माइनस है, नीचे से L में करंट है वो लटक जाता है, एंगल कितना है 0 से π/2 के बीच में, थोड़ा सा यहां लिया उसके इसके पास में, ये कितना हो गया ठीक है π/2 के थोड़ा सा पास में ले आओ यहां नजदीक, एंगल कितना हो गया थीटा। इसके ऊपर वैल्यू V और I की, इस पे माइनस V और I, ऊपर V और I प्लस में। कहने का मतलब है RL सर्किट में फेज डायग्राम बनेगा, अरे पीछे बात मत करो भाई, बात मत करो। RL सर्किट में फेज डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा L वाला, ये तो बनेगा, सीधी सी बात है L वाला बनेगा। अच्छा करना क्या है आपको कि डायग्राम आपको L वाला बनाना है, लेकिन थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है और वो भी माइनस में है, तो नीचे से शुरू करके थोड़ा सा π/2 के पास से आपको लेके जाना है लाइन, थोड़ी सी पास में, तो आगे हो सकता है इससे, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और π/2 के ऊपर भी अगर आप लेके जाते हो तो यहाँ थीटा थोड़ा सा आप डिनोट कर दो कि थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है, बस। π/2 के ऊपर भी अगर ये लाइन जाएगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट इंपिडेंस पूछेंगे एग्जाम में, सेकंड पूछेंगे फेज डायग्राम, थर्ड पूछेंगे फेजर डायग्राम।
ठीक है, फेजर डायग्राम का मतलब है V0R और V0L के बीच में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों का वेक्टर की फॉर्म में कि ये दोनों आगे पीछे कैसे हुए, V0RL से ये बीच में से गया कहाँ गया, V0R है ये कहाँ गया, वो सब आपको दिखाना है। तो अब जो फेज डायग्राम आएगा वो आएगा वोल्टेज वोल्टेज के बीच में, करंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज के बीच में आएगा। चलो रिजल्टेंट कितना V0RL, एंगल कितना इसके बीच में ओमेगा टी, फेजर डायग्राम में V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी या V0RL इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। एंगल कितना ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा V0L आगे है पीछे, आगे है क्योंकि इसमें करंट पीछे है, इसको आगे करो। क्यों आगे कर दिया? अच्छा R जो है R V0R वो आगे है पीछे, पीछे V0R किससे, V0L से, इसको पीछे कर दो। V0L से पीछे हो जाएगा और इससे पीछे हो जाएगा, चलिए यहां तक, ठीक है। एंगल कितना इनके बीच में, थीटा, ठीक है। थीटा बना के हो तो भी ठीक है, नहीं बना के हो तो भी ठीक है, बस आपको ये इनकी डायरेक्शन है वो बनानी है, ओमेगा टी एंगल दिखाना है, ठीक है। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। फेज डायग्राम आ गया समझ में? फेजर डायग्राम में अच्छा ध्यान रखना RL RC और RLC इन तीनों में जो फेजर डायग्राम बनते हैं वो वोल्टेज वोल्टेज के बीच में बनते हैं, इसमें करंट नहीं आता फेजर डायग्राम में। उसमें तो अपने पास वोल्टेज सिंगल था, R में वोल्टेज खाली सिंगल था, ठीक है, L में वोल्टेज सिंगल था, C में वोल्टेज सिंगल था, लेकिन अब वोल्टेज डबल है, डबल है मतलब वोल्टेज वोल्टेज के बीच में ही फेजर डायग्राम बनेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या पता चलेगा कि RL में जो R है वो नीचे है, इसको आप ऊपर भी तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो RL सर्किट है उसमें R लटक जाता है, RL में R लटक जाता है मतलब V0R क्या आएगा नीचे, और RC में R क्या होता है, RC का मतलब चढ़ना, तो R क्या होता है चढ़ जाता है, इसको R को ऊपर कर देना, V0RL नीचे कर देना, ठीक है। RC में कुछ नहीं करना है, इसको नीचे, इसको ऊपर पलटी मार के, इसको पलटी मार के नीचे। RC में और RL में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस खाली डायरेक्शन का है बस, अक्स L की जगह अक्स C पुट करना है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम है, ठीक है। अब थीटा का मान ज्ञात करते हैं, फेज डिफरेंस कितना है, फोर्थ, बताओ tan थीटा इक्वल टू V0 अपॉन V0R, ठीक है। V0L की वैल्यू, V0R की वैल्यू कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्यों या ठीक है, या 2πf L अपॉन R, एक ही बात है, ठीक है। ये होगा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और होगा इसमें, डायरेक्शन ऑफ इम्पीडेंस, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है ठीक है, जो चल रहा है उसको देखो एक बार, इसमें कोई दिक्कत, इम्पीडेंस आ गया समझ में, इम्पीडेंस, उसके बाद में फेज डायग्राम, उसके बाद में फेजर डायग्राम, उसके बाद में फेज डिफरेंस, चार चीजें आपको RL RC और RLC में कैलकुलेट करनी है बार बार, ठीक है। अब RC और समझो एक बार, RL और RC में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, RC सर्किट XL की जगह XC पुट करना है, बस कुछ नहीं है और,
ये हो गया आपका आर, यहां पे हो गया सी, क्यों टोटल वोल्टेज कितना हो गया, एल की जगह सी पुट कर दिया, वी की जगह वी जीरो ओमेगा टी, उसमें आई क्या था देखो वी जीरो आर और वी जीरो सी, वी जीरो आर में थीटा कितना, वी जीरो सी में थीटा कितना प्लस पाई बाई टू, क्यों, क्योंकि जब भी सर्किट में केवल सी प्रेजेंट हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट है वो प्लस पाई बाई टू आगे होता है और वोल्टेज क्या होता है पीछे, इसमें वी जीरो सी पीछे होगा और वी जीरो आर क्या हो जाएगा आगे, मतलब वी जीरो आर क्या है 0 डिग्री, सीधी सी बात है, और वी जीरो सी क्या हो जाएगा पीछे, कितना पाई बाई टू, इसको पीछे करो, तो आई की वैल्यू क्या आएगी इसमें प्लस थीटा, क्योंकि आई तो आगे ही है, आई तो आगे ही रहेगा प्लस थीटा, लेकिन वी जीरो सी क्या हो जाएगा पीछे, तो इसको पीछे करो, इंपिडेंस के लिए इसको पीछे कर दो, बस कुछ नहीं करना है। बस सेम टू सेम मैं उसको नीचे पलटी मार दिया, क्या हो जाएगा वी जीरो आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो आर स्क्वायर प्लस वी जीरो सी स्क्वायर, वी जीरो आर की वैल्यू आई जीरो आर प्लस आई जीरो एक्सी का स्क्वायर, तो वी जीरो आर सी क्या आएगा आई जीरो आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, बस अक्सल की जगह एक्सी किया है, ये क्या हो जाएगा जेड आई जीरो जेड, जेड क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर की जगह क्या गया एक्सी स्क्वायर, बस ये आपका जेड है। जेड क्या है यहाँ पे इंपिडेंस ऑफ आरसी सर्किट, इसको जेड न लिख के आप जेड आरसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंपिडेंस ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है, और उसमें क्या था आर एल, तो वो क्या हो जाएगा जेड आर एल, इंपिडेंस ऑफ आर एल सर्किट, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फेज डायग्राम कौन सा आर सी है, सी वाला बनाओ, ये आपका वोल्टेज और करंट है, ये करंट हो गया पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई थीटा हो गया, क्यों फेजर डायग्राम है सी वाला, चलो बनाओ, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट कितना वी जीरो आर सी एंगल ओमेगा टी, ठीक है। अब आर सी है तो सी में आर क्या होता है चढ़ जाता है, आर को चढ़ाओ वी जीरो आर, और एल क्या हो जाएगा लटक जाएगा, एल को लटकाओ, सॉरी सी को लटकाओ वी जीरो सी, उसमें वी जीरो एल क्या था ऊपर, इसमें क्या हो गया नीचे, एंगल कितना पाई बाई टू, ये एंगल कितना थीटा, क्यों इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बुक में ऐसे बनाया होगा ऐसे है सीधा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अक्षीय पुनर, ठीक है, अक्षीय पुनर क्यों, ट्रायंगल ओबीसी से टेन थीटा बराबर, इसको पलट के सीधा कर लो वही तो बनेगा, उसको पलट के आप ऊपर करोगे तो थीटा आ जाएगा नीचे, ये जैसा हो जाएगा वी जीरो आर नीचे, बस अक्ष एल की जगह अक्ष ही करना है खाली, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आर एल सी सर्किट, कल ना कर लियो, मतलब आराम से कर लियो अप्रैल तक, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे करो अप्रैल तक आराम से करेंगे बस अप्रैल तक,
तू टेंशन लियो थे हैं? खाली इन दो बच्चों के पास प्रिंट आउट है, बाकी किसी के पास प्रिंट आउट नहीं है, नहीं है ना? हाथ ऊपर करो जिसके पास प्रिंट आउट है। रुखसाना नाम है तुम्हारा? हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? रुखसाना ना? हाँ रुखसाना। लड़कों में किसी के पास नहीं है क्योंकि बिसाऊ की सारी दुकान बंद है ना? हाँ RLC सर्किट, ये हो गया आपका R, ये हो जाएगा C। क्यों? ठीक है, RLC या LCR एक ही बात है, LCR या RLC या CLR, ठीक है, या CRL कुछ भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। RL और C है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में आपने यदि कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया उसको क्या बोलेंगे? RLC सर्किट। उस सर्किट का नाम हो जाएगा RLC सर्किट। ठीक है, अब देखो जब R होता है सिंगल तो फेज एंगल 0, इसमें -π/2, इसमें +π/2। इसका मतलब अब करें क्या? 0 से +π/2 तक फेज एंगल चेंज हो रहा है और माइनस वाला भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेते हैं। V0 RLC = V0 sin ωt। V0 RLC का मतलब है V0R + V0C + V0L, ठीक है ना? ये हो जाएगा V0 RLC, जैसे अपन ने पीछे किया था वैसे। अब इसकी यहाँ पे 3 कंडीशन आएंगी आपके पास, RLC सर्किट की 3 कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन है वो तो ये हो जाएगी अक्स L > अक्स C, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो। सेकंड आपके पास आएगा अक्स C > अक्स L, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो। और थर्ड जो है वो जाएगा अक्स L = अक्स C, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका सर्किट बन जाएगा R सर्किट, इस कंडीशन में RC सर्किट, और इस कंडीशन में RL सर्किट। ठीक है, RL सर्किट बन गया, मतलब इसके अंदर इफेक्टिव जो वोल्टेज है वो L का रहेगा, अक्स C है वो डाउन में रहेगा, मतलब अक्स C की वैल्यू कम है, 0 नहीं है। यहां पे अक्स C की वैल्यू कम है, 0 नहीं है। यहां पे अक्स L की वैल्यू कम है, 0 नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। इफेक्टिव वोल्टेज किसका है? अक्स C का या C वाला, इसमें दोनों बराबर है, अक्स L = अक्स C। ये हो जाएगा R सर्किट, और इसको बोलते हैं इसकी रिजोनेंस की कंडीशन। ठीक है ना, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आता है, बाकी ये दोनों कम पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है? अक्स L > अक्स C। ठीक है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में C है वो थोड़ा सा कम है और L क्या थोड़ा सा ज्यादा।
तो आप क्या करोगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, इंपिडेंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंपिडेंस। इंपिडेंस के लिए आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, एल सर्किट है, मतलब V0L क्या रहेगा, ऊपर की ओर, एंगल कितना, π/2, सीधी सी बात है। तो V0L को ऊपर कर दो, ये आपका V0L। ठीक है, लेकिन V0C कुछ तो है, कुछ है तो इसको नीचे कर दो, ये V0C हो गया नीचे वाला। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव जो वोल्टेज वो क्या रहेगा, V0L रहेगा। टोटल जो वोल्टेज है वो V0L ज्यादा रहेगा और V0C क्या रहेगा, कम। तो जहां तक अपना V0C चलेगा, ठीक है ना, माइनस में या कम, ठीक है, वहां तक V0L इसके पीछे पीछे रहेगा। और जीरो पर आने के बाद V0L है वो ऊपर अपना इफेक्ट जनरेट कर लेगा, V0C क्या हो जाएगा, कम या खत्म हो जाएगा। ये इसकी एक कंडीशन है कि C की वैल्यू वो कम है और L की वैल्यू क्या है, इफेक्टिव पूरी या ज्यादा। तो ये वैल्यू कितनी बच गई यहां, V0L माइनस V0C। ठीक है, रिजल्टेंट थीटा V0 RLC। तो वही सिस्टम, कोई भी एक ये ट्राइंगल लेके इसमें बताओ, V0 RLC का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 R स्क्वायर, यहाँ पे V0 R है, V0 R स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P क्या है, V0L माइनस V0C का स्क्वायर। V0 R की वैल्यू, V0L की वैल्यू I0 XL माइनस I0 XC का स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया, I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्यों, ये हो गया अपने पास R मतलब इसकी वैल्यू। ठीक है, अब V0 RL की इक्वल ये है, इसका अंडर करेंगे तो V0 RL से इक्वल टू I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। I0 क्या जाएगा बाहर, I0 R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Z RLC सर्किट का Z जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो। ठीक है, तो यह आपके पास V0 RLC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 Z। Z क्या है, RLC सर्किट का इंपिडेंस जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा RL सर्किट बन गया, इसका मतलब फेज डायग्राम कौन सा, L वाला। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, फेजर डायग्राम में L वाला या RL वाला, ठीक है ना, RL तो RL वाला, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो y एक्सिस x एक्सिस रिजल्टेंट RLC एंगल। ठीक है, L में वोल्टेज क्या होता है, आगे आगे करो, ठीक है, लेकिन ये बेचारा नीचे है थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा बहुत नीचे कर दो। क्यों, V0C की डायरेक्शन भी इसमें दिखानी जरूरी होती है। और RL में R क्या होता है, लटक जाता है, मतलब R क्या हो जाएगा नीचे, V0 R एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इक्वल टू XL अपॉन आता है, इसमें XL की जगह क्या जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। क्यों, V0L माइनस V0C अपॉन R, V0 R। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी में क्या करना है, पलटी मारनी है इसको, सीधी सी बात है, ऊपर क्या हो जाएगा V0C और नीचे V0C माइनस V0L, उसमें क्या हो जाएगा V0C क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस
अक्ष सी माइनस अक्ष एल। ठीक है, चलो टेन थीटा अक्ष सी माइनस अक्ष एल। फेज डायग्राम आर सी वाला ऊपर से, और फेजर डायग्राम ऊपर V0C, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है ना, ये हो गया आपका RLC में सेकंड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन है वो करवा देंगे कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है ये एग्जाम में आएगी तो।